मैं मानता हूं कि हमारे मुल्क में समस्या है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक मुल्क है। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश में लोकतंत्र कोलैप्स हो रहा है, वो एनजीओ वाला चला रहा है। अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान सीए जैसा कानून निकालता है उनके मुल्क में कि जो भी मुसलमान यहाँ पर पीड़ित है भारत में, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश जा सकते, कितनी जाएगी। लेकिन अगर भारत अपने सीए के कानून में तब्दीली करता है, कहता है कि जो मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान में पीड़ित है मुसलमान, वो भारत आ सकते हैं, कितने आएंगे? अधिकतर सब आ जाएंगे। देखो, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बेटे में थोड़ी सी जवानी आ गई तो फुडक रहे हैं, लेकिन बेटा बेटा होता है। 13 दिन में बांग्लादेश बनाया था भारत ने, 13 दिन में। जो यहाँ पर रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुए डॉक्टर थे, डॉक्टर थे। मतलब डॉक्टर से आप डॉक्टर पे भरोसा करते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपका डॉक्टर है, आपको हाँ हमारा तो उन पर पूरा भरोसा, हम सवाल नहीं पूछते भारत कि आपने डॉक्टर ने बोला, वो डॉक्टरों ने ब्लास्ट किया। लेकिन हमारी चाहत को हमारी कमजोरी मत समझना। ये भारत है, 13 दिन में बनाया तो 13 मिनट में बहुत एक्शन भी कर सकता है। तो महबूबा मुफ्ती की नेपो बेटी जो खुद सुरक्षा में घूमती है, जो विदेश में पढ़ी है, भारत के पासपोर्ट पे जिसके ऊपर वही एम्ब्लेम है जिसको तोड़ा गया, वो कहीं वो एम्ब्लेम हराम है, तो फिर आदरणीय प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। मैं बनता हूँ गृह मंत्री, 10 मिनट में सॉल्व करूँगा, 13 मिनट में बांग्लादेश का प्रॉब्लम। ये देख के मोबाइलें भी हैरान हो गया। अब तो ट्वीट भी हिंदू मुसलमान हो गया। अब सोचिए आप, ये रिजेक्टेड ठाकरे, राज ठाकरे, इसका बेटा घूमेगा विदेश में, बात करेगा अंग्रेजी में, 5 स्टार होटल में जाएगा, एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ पार्टी करेगा और आपको मारेगा क्योंकि आपको मराठी नहीं आती। अगला टेरर अटैक बांग्लादेश। ये चीज आप मुझसे ले लीजिए, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं ये बात ट्वीट में लिखा, ये मैं मानता हूँ रेडिकलाइज हो सकता है बांग्लादेश के किसी उससे। बांग्लादेश के युवा रेडिकलाइज हो रहे पाकिस्तान के कंटेंट से। उनको पाकिस्तान जाना नहीं पड़ता है, वो कंटेंट उनके घर में आ रहा है, उनके बेडरूम में आ रहा है, उनके बाथरूम में आ रहा है वो कंटेंट। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह अब किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन उसके बाद से भारत में कई लोग, जो लोग गजा के लिए आवाज उठाते हैं, वो लोग अब इस मसले पर अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला जी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जो बांग्लादेश का इशू है उसको कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से एक दलित युवक की हत्या की गई मजहबी आधार पर, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अव्वल तो दीपू दास जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। उनके पूरे परिवार को बताना चाहता हूँ कि हर एक भारतीय उनके परिवार के साथ खड़ा है। हर एक भारतीय इस वक्त इस कठिन परेशानी में, जो उनके परिवार जिस कठिन परेशानी से गुजर रहा है, भारत उनके साथ पूरी तरह से खड़ा है। और आपके माध्यम से मैं हमारे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई एनजीओ एक मुल्क को चलाता है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में वो एनजीओ वाला चला रहा है मुल्क को, वो झोला वाला चला रहा है, तो मुल्क की क्या हालत होती। देखो, बांग्लादेश एक बहुत अच्छा मुल्क था, हमने उस मुल्क को बनाने में हमारी भूमिका थी भारत की। आज उस मुल्क की क्या हालत है जब एक एनजीओ वाला चला रहा है, ये देखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर जो लोग रफा की बात करते हैं, गाजा की बात करते हैं, उन लोगों की भी चुप्पी सामने नजर आ रही। आपको क्या लगता है, मजहबी आधार पर जो है सिलेक्शन, आप धर्म का आधार देखकर जो है चीजें आवाज उठाई जाएंगी, या फिर लगता है कि वो हिंदू है तब भी आवाज उनको उठाना चाहिए? और क्यों चुप्पी है, इस पे सवाल बड़ा हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए भारत को एक रेफ्यूजी पॉलिसी बनाकर उनकी मदद सहायता करनी चाहिए। ये सीए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सीए एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, वो सिटीजनशिप नागरिकता की पॉलिसी है, और उसमें भी अगर कोई आता है तो 6 साल लगते हैं नागरिकता मिलने को, आमतौर पर 11 साल लगता है। एक रेफ्यूजी पॉलिसी इमीडिएटली बनानी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बात करना ये भारत का कर्तव्य है, भारतीयों का कर्तव्य है। और मैं बहुत खुश हूँ श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने ये मुद्दा उठाया पार्लियामेंट के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वर्तमान सरकार इस मुद्दे को आगे ले जाए। लेकिन सर सवाल बड़ा ये अब उठने लगा है कि क्या लगता है कि इस देश में अल्पसंख्यकों की बात होती है भारत में, और यहाँ के लोग कह रहे हैं, अब कई लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, वो जो मुसलमानों पर जुल्म भारत में हो रहा है, उसका एक्शन रिएक्शन वहाँ बांग्लादेश में हो रहा है। ऐसे लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में भेजना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ, आपके दर्शक इसको देखें, और मैं चाहता हूँ मेरे मुसलमान भाई बहन इसको देखें। मैं खुद एक मुसलमान परिवार से था। अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान सीए जैसा कानून निकालता है उनके मुल्क में कि जो भी मुसलमान यहाँ पर पीड़ित है भारत में, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश जा सकते, कितनी जाएगी? 0।
लेकिन अगर भारत अपने सीए के कानून में तब्दीली करता है, कहता है कि जो मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान में पीड़ित है मुसलमान, वो भारत आ सकते हैं, कितने आएंगे? अधिकतर सब आ जाएंगे। बिल्कुल। तो मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा कोई मुल्क है? मैं मानता हूं कि हमारे मुल्क में समस्या है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक मुल्क है। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश में लोकतंत्र कोलैप्स हो रहा है, वो एनजीओ वाला चला रहा है, एक झोला वाला चला रहा है। और हम उम्मीद करते हैं, भारत उम्मीद करता है कि फरवरी में जल्द से जल्द चुनाव फरवरी में ठीक ठाक हो, क्योंकि एक स्टेबल बांग्लादेश, एक प्रॉस्परस बांग्लादेश, ये भारत के हित में। और बांग्लादेश चाहता है कि भारत चाहता है कि बांग्लादेश प्रॉस्परस हो। बांग्लादेश की प्रगति भारत के हित में। भारत चाहता है कि बांग्लादेश और भी आगे बढ़े। भारत क्यों चाहेगा कि बांग्लादेश आगे न बढ़े? लेकिन सवाल सर उठता यही है ना कि बांग्लादेश के जो कई सारे नेता जो बन रहे हैं, युवा लीडर बन रहे हैं, वो तो भारत को उल्टा धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करें। आप क्या करेंगे? भारत को क्या कदम उठाना चाहिए इस वक्त? जो है भारत सरकार को क्या उठाना चाहिए कदम, ये बताइए। देखो, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बेटे में थोड़ी सी जवानी आ गई तो फुडक रहा है, लेकिन बेटा बेटा होता है। 13 दिन में बांग्लादेश बनाया था भारत ने, 13 दिन में। और विश्व के इतिहास में, चाहे प्राचीन इतिहास हो, मॉडर्न इतिहास हो, जो हाल के पिछले 1000 सालों का इतिहास हो, या कोई भी पीरियड का इतिहास देखो, किसी भी इतिहास में एक नया मुल्क 13 दिन में नहीं बना है। किसी भी इतिहास में आप देख लो, दुनिया भर के इतिहास में, प्राचीन देख लो एकदम, या आप मॉडर्न इतिहास पिछले 1000-1500 साल का, 13 दिन में हमने बांग्लादेश बनाए। 13 मिनट लगेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने को हमें। हम आपको इज्जत देते हैं, हम चाहते हैं आप स्टेबल हो, हम चाहते हैं वहाँ पर प्रगति हो, हम चाहते हैं वहाँ पे उन्नति हो, हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के पास रोजगार हो, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश आगे बढ़े। लेकिन हमारी चाहत को हमारी कमजोरी मत समझना। ये भारत है, 13 दिन में बनाया तो 13 मिनट में बहुत एक्शन भी कर सकता है। ओवैसी साहब के बारे में क्या कहेंगे? उनका दर्द जो है फिलिस्तीन के लिए झलकता है संसद में, लेकिन बांग्लादेश इशू पर बहुत चुप्पी साधे हुए हैं। देखो, पैलेस्टाइन भारत का दोस्त है। आज भी भारत की एक फॉरेन पॉलिसी में हम पैलेस्टाइन को मानते हैं, और हम चाहते हैं कि पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, खास करते जो वहाँ के बच्चे, उनके साथ जो उनके साथ बेरहमी से वो उस पूरे युद्ध के अंदर जो उनकी हालत हुई, वो सुधरे। भारत उसमें मदद कर रहा है। भारत इजराइल का भी दोस्त है। भारत विश्व में सबका दोस्त है। भारत किसी से दुश्मनी नहीं करता। हमारे तो प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी से लेके वर्तमान प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ हुए, मोदी जी, सबने ये भी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ रिश्ता सुधरे। तो पैलेस्टाइन तो हमारा दोस्त है, लेकिन पैलेस्टाइन के साथ जब हमारी सहानुभूति बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ भी होनी चाहिए, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ भी होनी चाहिए। वो लोग जो बांग्लादेश में भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनके साथ भी होनी चाहिए। बांग्लादेश तो हमारे नेबरहुड में है, पैलेस्टाइन तो दूर है। हम उनके साथ है, पैलेस्टाइन के साथ, भारत की ऑफिशियल पॉलिसी। लेकिन हम बांग्लादेश के साथ, पहला हमारा प्रेफरेंस बांग्लादेश होना चाहिए, और हमारा पूरा फोकस अब बांग्लादेश में होना चाहिए। मैं पिछले 1 साल से, आप मेरे सारे ट्वीट्स देख लो, मैं वर्तमान सरकार से पूछ रहा हूं, बांग्लादेश में प्लान बी क्या है? कोई जवाब नहीं आता। पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती बांग्लादेश के ऊपर। बिल्कुल। तो आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को बांग्लादेश पे बोलना चाहिए। बांग्लादेश है, सीरिया में एक नई रेजिम ने टेक ओवर किया। सीरिया में भारत की एक रिफाइनरी है, करीबन 4000 भारतीय आज भी सीरिया में काम करते हैं। वहाँ पे प्लान बी क्या है? पैलेस्टाइन है, भारत का दोस्त है, इजराइल भारत का दोस्त है, वहाँ पर हमारा फोकस है। लेकिन बांग्लादेश तो बगल में है, हाथ से नहीं निकलना चाहिए। वहाँ के लोग हमारे लोग हैं, हमने वो देश बनाया, वो मुल्क हमने बनाया। मैं दोबारा से एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, एक रेफ्यूजी पॉलिसी बनाइए, टेम्पररी रेफ्यूजी पॉलिसी बांग्लादेश को लेकर, कि जो लोग पीड़ित हैं हम कुछ तो उनकी मदद करें। ये जरूरी है। लेकिन सर, जो लोग ट्वीट करते हैं, आलाइज राफा की बात करते हैं, गाजा की बात करते हैं, फिलिस्तीन की बात करते हैं, वो लोग बांग्लादेश में इसलिए चुप हैं क्योंकि वहां पर हिंदू मारा जा रहा है। अगर वही कहीं अगर दूसरे मजहब का हो तो आपको लगता है कि इनकी चुप्पी तब भी होती? यार, इंसान तो इंसान है ना। वो बेचारा पैलेस्टीनियन बच्चा मरे, या इजराइल के वो जो बच्चे 7 अक्टूबर को मरे, बच्चे तो बच्चे होते हैं, इंसान तो इंसान होता है। हर इंसान की एक ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी की कीमत होती है। वो चाहे फिर मुसलमान हो या हिंदू हो, ईसाई हो या नास्तिक हो, यार सबकी एक ज़िंदगी होती है। हमें इंसानों के लिए खड़ा होना चाहिए। भारत किस लिए जाना चाहता है विश्व में? भारत जाना चाहता है इंसानियत के लिए। भारत एक मुल्क है जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। ये हमारा इतिहास रहा है प्राचीन। दुनिया के सबसे पुराने मुल्कों में से हम, हिंदुस्तान एक मुल्क है, कभी भी हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया।
तो हम तो इंसानियत के लिए भारतीयता क्या है? भारतीयता एक अलग नाम है इंसानियत का। हम तो सारे इंसानों के लिए खड़े होने चाहिए, सिर्फ कोई मुसलमान है, सिर्फ कोई हिंदू है, सिर्फ कोई ईसाई, इसके लिए नहीं, हमें हर इंसान के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन कुछ सर जो मजहब को देखकर ही ट्वीट करते हैं, आपको लग रहा है कि जिनका ट्वीट नहीं इन मामलों पे आ रहा है, जो लोग गजा की बात करते हैं, फिलिस्तीन की बात करते हैं, वो लोग बांग्लादेश पे चुप हैं, तो सवाल तो उठेगा, उनके जो उनकी चुप्पी है उस पर सवाल उठना चाहिए ना कि आखिर क्यों उनका ट्वीट नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं उसके लिए बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ इस पर, पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ, करना चाहिए ट्वीट। लेकिन क्या ये लोग ट्वीट नहीं करते? मैं कोई इनको डिफेंड नहीं करता हूँ, इसलिए वर्तमान सरकार मौजूदा हुकूमत को एक्शन नहीं ले रही, उनके ट्वीट के लिए बैठी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्व में आज एक प्रतिष्ठा है, आज एक स्थान है मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी जो माने जाते हैं भारत के सबसे मजबूत गृह मंत्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद, जयशंकर जी जो पूरे विश्व में माने जाते हैं कि इतने अच्छे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, कोई ट्वीट के लिए रुके कि ट्वीट आएगा तब हम एक्शन लेंगे। पिछले 1 साल से तो मैं ट्वीट कर रहा हूँ, आप तो मेरा ट्वीट देखते कि भाई बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या हो रहा है, कुछ तो प्लान भी करो भाई, हुकूमत में आप हो। उन्होंने ट्वीट किया नहीं किया वो हमारी अंदरूनी सियासत है, आप तो उनकी मदद करो। जहां बांग्लादेश के हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, जहां पर मंदिरें तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में, आप इसलिए एक्शन नहीं करे क्योंकि यहां पे कोई किसी ने ट्वीट नहीं किया। मतलब ये कोई लॉजिक होता है? सवाल किससे पूछने चाहिए? सरकार से। ये भी क्या नेहरू जी की गलती है, इंदिरा जी की गलती है? इंदिरा जी पे तो डाल दिया उन्होंने, वो उनके एक नेता ने, बड़े नेता ने इंदिरा जी पे डाल दिया। भाई आप सरकार में आप करो ना एक्शन। अब मैं आपसे सच पूछता हूं, मान लो कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी प्रधानमंत्री होती या राहुल जी प्रधानमंत्री, सवाल पूछते कि नहीं प्रधानमंत्री से कि आप क्या कर रहे हो? तो यहां पर भी पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से सवाल। कुछ लोग बांग्लादेशी शरणार्थियों को लेकर यहाँ पर बड़ी वकालत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जाता है, कहते हैं कि उनको रहने खाने शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए जो लोग यहाँ पर बांग्लादेश से आए हैं। क्या लगता है अब हालात क्या है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है कि अब जब निकाला जाएगा तो कोई जो है सामने ना आए उनके बचाव में। आपको क्या लगता है कि उनको अब रहने दो अलग चीज़ें, एक है शरणार्थी जो रेफ्यूजीज है और एक है जो अवैध तरीके से भारत में है। हाँ, अब रोहिंग्या को भी लेकर सरकार एक चीज़ कहती है पार्लियामेंट में, दूसरी चीज़ कहती है सुप्रीम कोर्ट में, तीसरी चीज़ एक्शन करती है। आदरणीय हरदीपुरी जी ने ट्वीट किया था कि नहीं वो 1 बेडरूम फ्लैट उनके लिए, आप कहते हो हमको उनको बाहर निकालना है। अगर वो आपकी पॉलिसी है तो आप पॉलिसी बनाइए, उनको बाहर निकालिए। लेकिन आप 1 बेडरूम फ्लैट ट्वीट कर रहे हैं, फिर जब हम आलोचना करते हैं आप वो ट्वीट डिलीट करते हैं। देखिए, अगर कोई, मैं वही कह रहा हूँ, हमारी भारत के पास एक रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं, एक रेफ्यूजी पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत लोगों ने भारत में रेफ्यूज लिया है, चाहे हमारे टिबेटियन भाई बहनों, अलग अलग भाई बहनों। तो पॉलिसी क्या हो, रेफ्यूजी पॉलिसी का मतलब क्या हो? सिटीजनशिप की बात मैं नहीं करता हूँ, नागरिकता की। सीए एक बहुत ही अलग मुद्दा है। आपको नागरिकता 11 साल में मिलती है, सीए के दौरान आपको 6 साल में मिलती है, उसको छोड़ दीजिए। आज अगर कोई शरणार्थी आता है भारत के अंदर तो हमारी पॉलिसी क्या है, हम किस तरह की पॉलिसी से, किस तरह से उनसे व्यवहार करें, एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार के डोमेन में है, इसमें राज्य सरकार क्या करेगी? अच्छा, बॉर्डर कौन कंट्रोल करता है बांग्लादेश के साथ? ये तो वर्तमान, अच्छा बांग्लादेश का जितने भी बॉर्डर है तो भाजपा शासित राज्यों के साथ है। सबसे ज्यादा फेंसिंग बांग्लादेश के साथ यूपी के दौरान हुआ। सबसे ज्यादा अवैध जो घुसपैठिए थे उनको यूपीए ने निकाला। ये मैं इनका डेटा बता रहा हूँ, पार्लियामेंट्री डेटा। 80,000 करीबन मनमोहन सिंह जी की कमजोर सरकार ने निकाले, तो मोदी जी की मजबूत सरकार ने 5,000 निकाले। बॉर्डर फेंसिंग मनमोहन सिंह की कमजोर सरकार ने ज्यादा की, मोदी जी की मजबूत सरकार ने कम की। तो फिर सवाल किससे पूछे? मनमोहन सिंह जी से पूछे, राजीव जी से पूछे, सोनिया जी से पूछे, नेहरू जी से पूछे, या वर्तमान प्रधानमंत्री जी से पूछे? तो सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। अब उनका जवाब होता आपने ट्वीट नहीं किया, ये कोई जवाब होता है? लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जो लोग ट्वीट करते हैं, क्योंकि सरकार पर प्रेशर तो बनता है, आप लोग अगर ट्वीट करते हैं तो प्रेशर पड़ता है सरकार पर, लेकिन जो लोग चुप्पी बांधे हुए हैं, यही कहा जाता है ना कि आप हिंदुओं की आवाज नहीं बन रहे हैं। अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहां पर चुप्पी क्यों? आखिर इतनी शांति क्यों? विपक्ष के नेता भी, प्रियंका गांधी को छोड़ के बाकी कोई ऐसा नेता सामने नहीं उस तरीके से मुखर होकर आ रहा है कि जो बांग्लादेश हिंदुओं की बात करता हो। यहीं पर तेजस्वी यादव हैं, वो बिहार में होता है, कहते हैं कि मुसलमानों पर कुछ होगा तो हम जो है हिला देंगे, सत्ता पूरी हिला देंगे। तमाम नेता बात करते हैं, ओवैसी साहब बात करते हैं, लेकिन बांग्लादेश हिंदू है इसलिए चुप्पी है क्या? आपको बस इतना बता दीजिए। वर्तमान सरकार, मौजूदा हुकूमत तभी काम करती है जब ट्वीट होता विपक्ष का। वो तहसीन के ट्वीट के लिए रुके, तहसीन ट्वीट करेगा तो प्रेशर में आएगी, वरना उनका काम करना उनका काम नहीं है। तो फिर आदरणीय प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, मैं बनता हूँ गृह मंत्री, 10 मिनट में सॉल्व करूँगा, 13 मिनट में बांग्लादेश का प्रॉब्लम।
कुछ मतलब आप आपका काम कीजिए, ट्वीट नहीं किया। मैं आपकी सारी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, प्रियंका जी ने तो बात उठाई, मैं आपकी सारी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। शायद उनके कोई किसी कारण जो होना नहीं चाहिए, किसी कारण उन्होंने ट्वीट नहीं किया, सारी बात आपकी मान ली मैंने। भाई सरकार में आप आपका दायित्व निभाओ, आप वहाँ पर बात कीजिए, आप वो एनजीओ वाले को बुलाए इधर, बुलाओ झोला वाला इधर आइए, बात कीजिए, बैठिए इधर। हमारे आर्मी चीफ, उनके आर्मी चीफ से बात करनी चाहिए। वहाँ की आर्मी सियासत के बाहर रही है, पाकिस्तान की तरह नहीं है, अब तक बाहर रही है, फरवरी में इलेक्शन है। आप कीजिए ना काम, कुछ तो आप एक्शन कीजिए, जाकर ठीक कीजिए उधर मामला। बोलिए आपको मदद चाहिए, हमसे क्या मदद चाहिए, आपको हमसे क्या चाहिए, आपको कोई पैसे चाहिए, कोई एक्सपर्टीज चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम देंगे आपको। रिसोर्सेज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, हम आपको देंगे, हम आपकी मदद करें। बांग्लादेश हमारा दोस्त है, वो अब रेडिकलाइज हो गया है पाकिस्तान के कारण, आईएसआई के कारण, ठीक है हम समझते, लेकिन छोड़ तो नहीं सकते अपने दोस्त को, अपने छोटे भाई को। हम करेंगे मदद, बट ये करेगा कौन? करना तो प्रधानमंत्री को है। साम दाम दन भेड़, अब साम से अगर नहीं माने दाम, फिर दन भेड़ तो इन्हीं को करना है। वो तो विपक्ष नहीं कर सकता। उनका जवाब है विपक्ष ट्वीट नहीं कर रहा, विपक्ष को मुसलमानों की पड़ी है, हिंदू की नहीं पड़ी। भाई आपको तो पड़ी है ना, हमको तो देश की पड़ी है। आप तो बांग्लादेश को ठीक करो ना, ये तो देश का मामला है। वो लोग जो वहां से आएंगे, चाहे हिंदू भाई बहन आए या मुसलमान आए वहां से, जो बोझ आएगा तो भारतीय सूबों पर आएगा, चाहे वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, त्रिपुरा हो, इन पर आएगा। और कहाँ आएगा बोझ? बोझ तो भारत पे आएगा, भारत के रिसोर्सेज पे आएगा। भारत को उनको शरण देना होगा। भारत, अगर कोई भारत में शरण लेता तो मानवता के हिसाब से उनको घर, थोड़ा सा खाना, ये सुविधा तो हमें देना ही होगा। भारत तो जाना ही जाता है, तो फिर बोझ अगर भारत पे का, कुछ तो काम करो एडवांस में। लेकिन सर हम ट्वीट से थोड़ा हट के करते हैं, सरकार को ठीक है, सरकार को जो एक्शन लेना है, हम सवाल हमारा थोड़ा अलग था, क्योंकि मजहब के आधार पे ट्वीट होते हैं। ये कहा जा रहा है कि मजहब देखकर जो है, अब जो है क्योंकि हिंसा किसके ऊपर हो रही, इसलिए मजहब देखकर ट्वीट होते हैं और नहीं होते हैं। विपक्ष तब बोलता है जब मजहब के आधार पर देखता है कोई हिंदू है, मुसलमान है, तब उसका ट्वीट आता है। मजहब के आधार पर कई सेलिब्रिटी हैं जो कि अगर देखते हैं कि हिंदू है तब तो उनका शांति बनी रहती है, मुस्लिम है तो उनका ट्वीट फटाफट आ जाता है, सरकार से भी सवाल उनके होते हैं। हम इस पे पूछ रहे हैं, हम सरकार पे अभी नहीं जा रहे हैं, बस ट्वीट वाले पे जो लोग नहीं चुप्पी साधे हुए उन पे हमारा सवाल है बस। एक पुराना शेर है, ये देख के पतंगे हैरान होगी, अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान होगी, उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। ये देख के मोबाइलें भी हैरान हो गया, अब तो ट्वीट भी हिंदू मुसलमान हो गया। अब सोचिए आप, अब ये ऐसे हो रहा है तो फिर इस पर भी सरकार को कुछ बोलना चाहिए, सरकार को कुछ करना चाहिए, विपक्ष को सोचना चाहिए। देखिए, मजहब देखकर ट्वीट नहीं होना चाहिए, इंसानियत देखकर। सिर्फ इंसानियत का धर्म आगे, भारतीयता का दूसरा नाम है इंसानियत। इस मुल्क में सारे जो लोग रहते हैं, ये एक ही मुल्क है जहाँ जूस सुरक्षित है, कभी उन पे अटैक नहीं हुआ, और मुसलमानों के बाजू में रहते, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। ये वो विशाल मुल्क है, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ट्वीटों के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांटना चाहिए। लेकिन मैं दोबारा से कहता हूँ, विपक्ष क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी सजा उसको चुनाव में मिलती है। और आप देखते हो लगातार विपक्ष कर रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये तीसरा टर्म है आदरणीय प्रधानमंत्री का, 11 साल से प्रधानमंत्री है। 2-2.5 साल से ये बांग्लादेश का प्रॉब्लम चला, उसका पहले से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, लेकिन 2-2.5 साल से ये रेडिकलाइजेशन हुआ। अब ट्वीट को आप कब तक दोष दोगे? मैं मानता आपकी बात, मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, कैसे लोग हैं, मैं काम मना कर रहा हूँ, पर भाई जो सरकार में उनको काम करना चाहिए, और एक भी डंडा लगाओ, जो नहीं कर रहे ट्वीट लगाओ डंडा उनको भी, एक कि करो ट्वीट सबके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस निंदा में जिस तरीके से उस युवक को मारा गया, बहुत बेरहमी से मारा गया, सबने वीडियो देखा, क्या कहना चाहेंगे कि क्या इस्लाम यही सिखाता है क्या कि आप इस निंदा, क्योंकि कहा जा रहा है कि वैसा कुछ हुआ नहीं था फिर भी मारा गया, आपको लगता है कि इससे अच्छा जाएगा मैसेज इस्लाम का? नहीं, बट रेडिकलाइजेशन, पता है इसका इस्लाम से लेना देना नहीं, लेकिन इस्लाम के दुरुपयोग से, गलत नाम से इस तरह की बातें होती है। और इस्लामिस्ट जो रेडिकलाइजेशन है, हमने पूरे दुनिया में देखा। यहाँ पर भी जो रेड फोर्ट पे ब्लास्ट हुए तो इस्लामिस्ट टेरर ही था ना, अल्लाह अकबर के नारे लगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो इसके खिलाफ, ये रेडिकलाइजेशन के खिलाफ। और अगर आप मेरे ट्वीट्स देखें, पिछले 1 साल से, मैं विदेश गया था, और वहाँ पर जो बहुत लोग काम करने वाले थे, बांग्लादेश के लोग थे, तो ठीक थे, बट जब वो देखते, क्योंकि मेरे हाथ पे यहाँ पर तिरंगा है, मैं हमेशा तिरंगा पहनता हूँ, जब वो देखते, और फिर उनको पता है कि मैं कौन हूँ, या वो सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते, बोलते आप भारत से हो?
भारत हमारा नुकसान कर रहा है। अरे आप पैदा भारत की वजह से हुए। तो मैं विदेश की बात कर रहा हूँ, ये और ये सब मैंने ट्वीट पर बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट में बोला हूँ। मैं 1 साल से कह रहा हूँ, पिछले ये मई जून में मैंने देखा जो रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश का एक चरम पे पहुंच गया है। इसके प्रति भारत को सोचना होगा। मेरा ये मानना है, मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ कि अगला जो टेरर अटैक होगा वो बांग्लादेश से होगा। मानिए इस बात को। ये भी जो टेरर अटैक रेड फोर्ट पे हुआ, इसमें भी बांग्लादेश का हाथ, एक बांग्लादेशी कनेक्शन था, जैसे आप जानते हो। अगला टेरर अटैक बांग्लादेश होगा। ये चीज़ आप मुझसे लिखवाते ले लीजिए, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। मैं ये बात ट्वीट पे भी कहूँ, ये मैं मानता हूँ। वो रेडिकलाइजेशन मैंने देखा है। मेरी जो सिक्योरिटी थी वो कह रही थी ठीक है आप बात मत करो, ठीक है वो तो आपको कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं, आपका दरवाज़ा खोल रहे हैं, मेरे साथ छोटा बच्चा है, वो आपको कह रहे हैं भारत से हो, टैटू देख रहे, अच्छा भारत हमारा नुकसान कर रहा। वो कैसे कह रहे जबकि आप होटल में हो, आप उनके गेस्ट हो। तो ये रेडिकलाइजेशन एक अलग लेवल पे पहुंच गया वहाँ पर। तो इस पर काम करना होगा भारत को। ये पूरे एरिया को डिस्टेबलाइज कर देगा ये रेडिकलाइजेशन। सिर्फ भारत को नुकसान नहीं होगा। जैसे मैं एक चीज़ कहता हूँ, पाकिस्तान में जो आतंकवाद पैदा होता है उसका नुकसान सिर्फ भारत को नहीं होता, भारत को तो होता है, जैसे पहलगाम में हुआ और वो धर्म के आधार पे था। पैंट खोलकर, कलमा पढ़ाकर, धर्म देखकर आईडी चेक करते मारा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकवादी है उनका कनेक्शन विश्व भर में जो आतंकवाद होता है, चाहे फिर अमेरिका हो, उसामा बिन लादेन, चाहे फिर यूरोप हो, लंदन हो, वहाँ पे पाया जाता है। अब हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है, बॉर्डर्स इरेलेवेंट हो गए क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया है। आपको एक्सट्रीमिज्म, पहले अगर आपको एक्सट्रीमिज्म के बारे में सीखना था या उनके मॉड्यूल के बारे में सीखना था, आपको पाकिस्तान जाना पड़ता था या बांग्लादेश के किसी इंटीरियर में। अब ये आप यूट्यूब पे सीख सकते हो, अलग अलग चैनल्स है, सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग। और सरकार कितने में बैन है वो तो पॉसिबल नहीं है, व्हाट्सएप जो भी इंक्रिप्टेड जो ऐप्स है उनके माध्यम से। तो अब जो रेडिकलाइजेशन हो गया उसकी परिभाषा बदल गई, उसका ट्रेनिंग बदल गया। अब आपको पीओ के जाना नहीं पड़ता है रेडिकलाइज होने को। जो यहाँ पर रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुए डॉक्टर थे, डॉक्टर थे, मतलब डॉक्टर से आप डॉक्टर पे भरोसा करते हो। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपका डॉक्टर है, आप कहो हाँ हमारा तो उन पे पूरा भरोसा, हम सवाल नहीं पूछते बाहर कि आपने डॉक्टर ने बोला, वो डॉक्टरों ने ब्लास्ट किया। आप सोचिए रेडिकलाइजेशन कहाँ पर पहुंच गया है। देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं खुद मुसलमान घर से आता हूँ, मैं एक चीज़ बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ वर्तमान सरकार को भी जागना चाहिए। कॉफ़ी पीकर उठो, जागो भाई, हो क्या रहा है। रेडिकल आप वही पुराने मेथड पे रेडिकलाइजेशन रोकने के मेथड पे हो। पुलिसिंग को चेंज करना होगा, डिजिटल पुलिसिंग करनी होगी, उसके लिए नियम होने होंगे, कानून आना होगा, उसको मॉनिटर करना होगा। एक युवा भारत में रेडिकलाइज हो सकता है बांग्लादेश के किसी उससे, बांग्लादेश के युवा रेडिकलाइज हो रहे पाकिस्तान के कंटेंट से। उनको पाकिस्तान जाना नहीं पड़ता है, वो कंटेंट उनके घर में आ रहा है, उनके बेडरूम में आ रहा है, उनके बाथरूम में आ रहा है वो कंटेंट, वो हमें देखना है। आप मुस्लिम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हम आपको सुनते आए हैं, बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो लोग हिंसा के आधार पर मजहबी नारों का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें करते हैं, आपको लगता है इससे भाईचारा बढ़ेगा, इससे और द्वेष बढ़ जाएगा? 99% जो मुसलमान है भारत में वो वही चीज़ चाहते जो हिंदू चाहते। मुसलमान युवा और हिंदू युवा के सेम दुश्मन है, बेरोजगारी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है नेपो बच्चों को मिलता है, आगे बढ़ने, उनको आगे बढ़ना है, ज़िंदगी सुधारना है, परिवार की ज़िंदगी। 99% लोगों को सेम चीज़ चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं, आप एक हिंदू परिवार से आते हैं और एक मुसलमान से पूछो आप क्या चाहते हैं, आप दोनों कहोगे हमें अच्छी ज़िंदगी चाहिए, परिवार के लिए अच्छी ज़िंदगी चाहिए, सुकून चाहिए, माँ बाप का ठीक हो। आप चाहेंगे माँ बाप तीर्थ यात्रा पे जाए, वो चाहेंगे अपने माँ बाप हज पे जाए, जो भी है। 99% सेम है, 1% हमारा थोड़ा अलग होगा कल्चर के अंदर। तो 99% पे ब्रिज क्यों नहीं बनाते, पहली बात। दूसरी बात, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये जितने लोग आकर टीवी पर, ये जितने लोग आके मुसलमानों के प्रतिनिधि बनने की कोशिश करते हैं, जो कट्टरता फैलाते हैं, उनको बैन करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। वो मुसलमान के दुश्मन है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ देता हूँ। आपको याद है कि हज़रत बल मस्जिद के अंदर भारत का एम्ब्लेम पर एक मॉब ने अटैक किया। तो महबूबा मुफ्ती की नेपो बेटी जो खुद सुरक्षा में घूमती है, जो विदेश में पड़ी है, भारत के पासपोर्ट पे जिसके ऊपर वही एम्ब्लेम है जिसको तोड़ा गया, वो कहीं वो एम्ब्लेम हराम है। तो मोहतरमा आप क्यों गए उस एम्ब्लेम पे विदेश, आप क्यों आप पासपोर्ट फेंक दो पहले। अब हज़रत बल मस्जिद जाने का मुझे सौभाग्य मिला। अच्छा, मैं गया अपने एक हिंदू दोस्त के साथ, कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कुछ नहीं, इनफैक्ट इतना उन्होंने प्यार दिया, इज्जत दी।
ठीक है, मेरे तो हाथ में कलावा है, ठीक है। अब मैं जब हजरत बल मस्जिद में गया, जैसे किसी भी मंदिर मस्जिद चर्च में होता, वो एक बॉक्स होता, अगर आपको कुछ वहाँ के सुधार के लिए, तो मस्जिद के अंदर था, उसे पैसे डाले, तो पैसे भी तो अशोक स्तंभ है, अगर अशोक स्तंभ खराब है मस्जिद के बाहर, तो आप वो कैसे लेते? फिर मैंने थोड़ा चेक किया, कश्मीरियों को कोई दिक्कत नहीं थी, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं थी, ये 10-15 गुंडे थे और उनको चेयर कर रही थी महबूबा मुफ्ती की नेपो बेटी, और खुद भीड़ में नहीं आई, क्योंकि भीड़ में आएगी तो अरेस्ट होगी, सिक्योरिटी जाएगी, पासपोर्ट जाएगा। ठीक उसी तरह मैं हिंदुओं की बात करता हूँ, ये रिजेक्टेड ठाकरे, राज ठाकरे, इसका बेटा घूमेगा विदेश में, बात करेगा अंग्रेजी में, 5 स्टार होटल में जाएगा, एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ पार्टी करेगा, और आपको मारेगा क्योंकि आपको मराठी नहीं आती। इन 99% सेम है, और जो 1% लड़ाई लड़ाते, वो हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं लड़ाते, वो अपने सियासत के लिए लड़ाई लड़ाते। अगर मराठी भाषा खतरे में, ये राज ठाकरे का नेपो बच्चा रास्ते पे आके क्यों मारपीट नहीं करता? अगर कौम खतरे में है, तो ओवैसी साहब के बच्चे और महबूबा मुफ्ती की नेपो बेटी क्यों सड़क पे नहीं आती? वो विदेश क्यों जाते? वो जाएंगे बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में, मुंबई भी नहीं, आपको मारेंगे कि आपने मुंबई नहीं बोला, बॉम्बे बोला, और वो खुद जाएंगे बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में, इंग्लिश में बात। तो ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये अपनी सियासत का मुद्दा है, ये सारे अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं। बहुत शुक्रिया। तो बांग्लादेश पे जो कुछ हो रहा है उस पे राजनीतिक विश्लेषक तहसीन जी हमारे साथ में थे, उन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर भारत सरकार का क्या रुख है और क्या करना चाहिए वास्तविकता में, ये बताया। बाकी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उस पर विस्तार से बात की। आपको क्या कुछ कहना है बांग्लादेश के इशू पर, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।